तो पॉलिनोमियल लेक्चर 2 में क्या क्या करेंगे, देखो एजेंडा क्या है हमारा। आज का एजेंडा है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कैसे करते हैं वो तो बाद की बात है, कब करते हैं कब नहीं करते हैं, तो वो जो है वो पूरा बेस रहेगा कि पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कैसे करते हैं। लास्ट क्लास पे याद होगा हमने जीरोस पे डिस्कस किया था। तो ये सीखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जीरोस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो कोई ये भी ना सोचे कि अगर डिग्री 2 है, जैसे मान लिया ऐसा इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, मतलब x की 2 वैल्यूज मिलेगी जिस पे ये पूरा 0 के इक्वल होगा। वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो वैल्यू 2 से छोटी होगी ऐसा मैंने नहीं कहा था, वो वैल्यू 2 होगी, एक वैल्यू 2 वैल्यू, है ना, ये चीज बोली थी मैंने। तो अब देखो जीरोस फाइंड करने का प्रोसीजर क्या है। अगर वो लीनियर है तो जीरो कैसे फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक है तो जीरो कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो टॉपिक में हम ये सीख रहे हैं मेथड हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहली चीज वही पॉलिनोमियल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो समझना ध्यान से, फॉर जीरोस, जीरोस के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम जीरो के इक्वल कर लेंगे। तो पॉलिनोमियल से हमने क्या बना दिया, इक्वेशन बना दिया। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक था तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सिलेबस में है, चैप्टर नंबर 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो मिडिल टर्म जब स्प्लिट करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन करके ये हो गया x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन करके x माइनस 3। अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है अच्छे से तो ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे हम जीरोस निकालें कैसे। ये दो फैक्टर्स हो गए और वो दोनों जीरो के इक्वल है। एक बहुत ही सिंपल सी बात है, मान लो ये दो ब्रैकेट्स हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, ठीक है। इन दोनों ब्रैकेट्स में दो नंबर्स लिखे होंगे, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। तो पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये वाला जो ब्रैकेट है उसमें का नंबर 0 हो जाए और उस टाइम पे ये कुछ भी रहे, रिजल्ट तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता है तो 0 हो जाता है रिजल्ट। तो हम क्या करते हैं, पहला ब्रैकेट कब 0 होगा ये चेक करते हैं। तो पहला ब्रैकेट मतलब x माइनस 3, तो x माइनस 3 0 कब होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, तो x की वैल्यू 3 रहेगी तो ये 0 हो जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहला ब्रैकेट कुछ भी रहे और दूसरा ब्रैकेट 0 हो जाए, तो भी इन दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दूसरा ब्रैकेट 0 हो जाए, तो उस केस पे x की वैल्यू क्या मिलती है, 2। तो यही 3 और 2 क्या होते हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको MTS कहा जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब सवाल ये उठता है कि कौन से पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाता है, कौन से में नहीं किया जाता है। अगर वो क्वाड्रेटिक है तो कब हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जीरोस निकालने हैं और कब कोई हमारे पास अल्टरनेट वे है, तो वो सीखने जा रहे हैं। बट उससे पहले ऊपर एक हेडिंग रहेगी, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये कॉपी कर लो। सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो करेक्ट। तो अगर पॉलिनोमियल क्यूबिक होता उसमें 3 जीरोस आते, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, हाई एक्स डिग्री 3 है, तो x की 3 वैल्यूज मिलेंगी जिसपे ये 0 के इक्वल होगा। तो इसको जब फैक्टराइज करोगे, इसको जब फैक्टराइज करोगे तो हमारे पास क्या होगा, 3 ब्रैकेट्स में आंसर मिलेगा, मतलब फैक्टराइजेशन इसका 3 ब्रैकेट देगा। यहाँ पे सिर्फ 2 ही ब्रैकेट था ना, x माइनस 3 फर्स्ट ब्रैकेट, x माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट। इसका रिजल्ट क्या होगा, 3 ब्रैकेट्स आएगा। और इसको फैक्टराइज करना क्लास 9th में सीखा था, याद करो। लॉन्ग डिवीजन भी करते थे, कांस्टेंट टर्म के सारे फैक्टर्स निकालते थे, कुछ याद है। यस सर। क्यूबिक को फैक्टराइज करते थे ना, लॉन्ग डिवीजन भी यूज करते थे, तो उसका रिजल्ट याद करो, उसमें 3 फैक्टर्स आते थे। तो थोड़ी देर के लिए मान लो इसमें x माइनस 1 आ गया, x प्लस 1 आ गया और x माइनस 3 आ गया। तो क्या करोगे, यही प्रोसेस रिपीट करोगे और इस बार x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x मिल जाएगा 1, x प्लस 1 को 0 रखोगे तो x कितना मिल जाएगा, -1, और x माइनस 3 को 0 रखोगे तो x मिल जाएगा 3। इस तरीके से इसके 3 जीरोस निकाल सकते हैं। तो क्यूबिक के जीरोस निकालना हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमारे सिलेबस में मतलब 9th में था,
आज तक तो नहीं आया है इसके जीरोस निकालना, बट अगर इन केस आ जाए तो ये प्रोसेस यूज करना है। 9th वाले मेथड से इसको फैक्टराइज कर लेना पहले, और तीनों ब्रैकेट्स को बारी बारी जीरो रख के इसके 3 जीरोस निकाल सकते हो। अब ये सवाल आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस निकालते वक्त कब हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है और कब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी है। बिना निकाले भी हम जीरोस निकाल सकते हैं, तो वो देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से सुनो बस। लेट अस कंसीडर a quadratic polynomial. A quadratic polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c। इसमें एक बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि a जीरो नहीं होना चाहिए। a को हम क्या बोलते हैं, लास्ट क्लास में बताया था, किसको याद है बताओ? लीडिंग कोफिशिएंट। बहुत ही बढ़िया, a को बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। a कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। a जीरो क्यों नहीं हो सकता? सर तो फिर उसकी डिग्री 1 हो जाएगी। वेरी नाइस। अगर a जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये लीनियर बन जाएगा। अब देखो, पहला केस हम ये डिस्कस करते हैं, a को जीरो कभी भी नहीं ले सकते। पहला केस, मान लो इसका b जीरो हो जाए और c भी जीरो हो जाए, a जीरो हो जाए और c भी जीरो हो जाए। जैसे पॉलिनोमियल हमारा किस फॉर्म पे बचेगा फिर? ax स्क्वायर, सिर्फ ऐसा ही बचेगा, है ना। तो अगर इस टाइप का पॉलिनोमियल हो, इसका भी नाम क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री एक ही टर्म है, उसकी डिग्री 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई, इसका नाम क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस केस में जो हमारे जीरोस होंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, दो जीरोस होंगे, दोनों इक्वल होंगे। जीरोस तो दो होंगे क्योंकि डिग्री 2 है, डिग्री अगर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। इस केस में हमको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना है, सीधा आंसर लिखना है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई पॉलिनोमियल किसी को मिला है 10x स्क्वायर और किसी ने बोला इसके जीरोस बताओ। जीरोस का मतलब ध्यान रखना, x की किस वैल्यू पे ये पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x की डिग्री 2 है, x की डिग्री 2 है, तो दो जीरोस होंगे, दो वैल्यूज मिलेंगी जहां पे 0 होगा। पहली वैल्यू क्या होगी? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखो यहाँ पे, 10 इंटू 0 स्क्वायर 0 आ रहा है, तो मतलब ये वाला 0 उसका 0 है, और दूसरी वैल्यू भी 0 ही होगी, वो भी इक्वल होगी। तो इस केस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कोई भी ट्राई नहीं करेगा। जब भी b और c 0 हो, मतलब x का टर्म ना दिखे, b 0 होने का मतलब x का टर्म ना दिखे, c 0 होने का मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो, है ना। तो उसका 0 क्या होगा? x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। ये केस क्लियर सबको? यस सर। यस सर। सेकंड केस, वेरी गुड। Yes, sir. सेकंड केस, गुड। सेकंड केस सुनो। सेकंड केस में क्या हो गया, मान लो केवल c 0 हो जाए, केवल c 0 हो जाए, ठीक है। अच्छा मैं बता दूं, एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज तो कर चुके हम लोग। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये सारा सीखने के बाद तुम्हें मेरी कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका ध्यान रखना। तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कहने को तो वो क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालने पे है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि हर समय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं क्या, ऐसा नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा पूरा आसानी से कर लोगे बिना किसी परेशानी के। अगर c 0 हो जाए, मतलब उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो। c 0 का मतलब x वाला टर्म ना हो, मतलब बिना x वाला टर्म ना हो, नो कांस्टेंट टर्म। जैसे पॉलिनोमियल किस फॉर्म पे होगा फिर? पॉलिनोमियल होगा ax स्क्वायर प्लस bx, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा। इस केस पे क्या करोगे? यहां पे भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी है। क्या करना है? टेक x कॉमन, x कॉमन करना है यहाँ पे। एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल किसी को मिला है 3x स्क्वायर प्लस 15x, ये पॉलिनोमियल मिला है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। इसके भी दो जीरोस होंगे क्योंकि डिग्री 2 है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी है। क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखो, x का टर्म कॉमन करना है। x का टर्म कॉमन करने के साथ अगर नंबर भी कॉमन है तो नंबर भी कॉमन ले लोगे। जैसे 3x दोनों में कॉमन है, तो ये बच जाएगा x प्लस 5। देखो हमारा हो गया स्प्लिटिंग, फैक्टराइज हमने कर लिया है, तो ये फैक्टराइज हो गया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल रखो, तो जब 3x को 0 रखोगे x क्या मिलेगा? 0, और जब x प्लस 5 को 0 रखोगे तो x क्या मिलेगा? -5। तो ये इसके दो जीरोस आ गए। एक और gx, एक दूसरा पॉलिनोमियल, ये मान लो 10x प्लस 7 है,
10x प्लस 7, 10x स्क्वायर प्लस 7x, ये पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस फाइंड करने हैं, इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो क्या करोगे, फैक्टराइज करने के लिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना है, x का टर्म कॉमन करना है। अब यहाँ पे x के साथ कोई कांस्टेंट नंबर कॉमन नहीं है, यहाँ पे तो 3 कॉमन था दोनों में, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है, कोई बात नहीं, हम सिर्फ x कॉमन लेंगे और ये 10x प्लस 7 हो जाएगा। तो पहला फैक्टर जब 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू 0 मिलेगी, और दूसरा जब 0 के इक्वल करोगे 10x प्लस 7 जब 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? 7/10. माइनस 7/10, माइनस छोड़ दिया काश्मी ने, माइनस भी आएगा काश्मी, तो x की जी वैल्यू सर. माइनस 7/10, ये दो जीरोस यहाँ पे समझ आ गए। एक तो हो जाएगा x इक्वल टू 0 और दूसरा x इक्वल टू माइनस 7/10, दो केस हो गए। थर्ड सर केस यहाँ पे सिर्फ डेसिमल फॉर्म में लिखे या नहीं -7/10 छोटे? बिल्कुल नहीं लिखे, ऐसे लिख दे, डेसिमल फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट नहीं करना, ठीक है? डेसिमल फॉर्म मेंसुरेशन में ठीक लगता है, यहाँ अलजेब्रा में बस ऐसे ही छोड़ दो। ओके सर. थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, ये शायद समझ ना आए, ध्यान से सुनोगे। देखो थर्ड केस में मान लो b 0 हो जाए, b 0 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, नो x टर्म, x स्क्वायर का टर्म होगा, कांस्टेंट होगा, x का टर्म नहीं रहेगा, तो यहां पे भी हमको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना है। एक चीज होगी, अगर b 0 होगा तो देन द वैल्यू ऑफ a एंड c, a मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट और c मतलब कांस्टेंट, मस्ट बी opposite, must be of opposite sign, must be of opposite sign, ये होना चाहिए। and then apply the identity, m square minus n square equal to m minus n into m plus n। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, बट मैं a और b यूज नहीं करना चाहता हूं क्योंकि a क्वेश्चन में ऑलरेडी रहेगा, b भी है, तो उससे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने आइडेंटिटी m और n में लिख ली। समझो ये क्या कह रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल हमको ऐसे मिला है, तो ही ये हमारे सिलेबस में है। अगर ये मिल गया ना ax स्क्वायर प्लस c, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। मतलब जब कभी भी x का टर्म ना हो तो a और c का साइन अपोजिट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये नहीं कि इसको सॉल्व करने चले जाओगे, आगे जाके फंस जाओगे, ठीक है? तो ये सब स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, ये सब चीजें याद रखते हैं, पॉलिनोमियल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लेते हैं 1 मिनट में। तो अगर b 0 हो मतलब x का टर्म ना हो तो a अगर पॉजिटिव हो गया फिर c नेगेटिव होना ही पड़ेगा, या अगर a नेगेटिव हो गया तो फिर c को पॉजिटिव होना पड़ेगा। यही दोनों हमारे सिलेबस में है, ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है। दोनों नेगेटिव हो जाए, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं होगा वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझो कि अगर इस तरीके से दिया है तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। एग्जाम्पल देखो, मान लो fx कोई पॉलिनोमियल है और ये दिया हुआ है मान लो कुछ भी x स्क्वायर माइनस 9, इसमें क्या है, x का टर्म नहीं है, तो क्वाड्रेटिक तो है ये भी, और इसमें क्या करना है हमको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी है। हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि हमें तो फाइनली फैक्टराइज करना है, 2 फैक्टर्स बनाने हैं, तो ये 2 फैक्टर्स बनाने के लिए काफी है। अब इसको क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे स्प्लिट करोगे तो ये 3 का स्क्वायर बन गया, ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी और x की वैल्यू मिलेगी -3, हमारे जीरोस निकल जाएंगे इतनी आसानी से। कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, एक दूसरा पॉलिनोमियल, एक दूसरा एग्जांपल, x स्क्वायर माइनस 10 हो जाए। अब तुम कहोगे ये b स्क्वायर तो बनेगा नहीं, कैसे बनाएंगे, क्योंकि 9 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 10 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो उसको होल स्क्वायर फॉर्म पे कैसे लिखेंगे, बताओ कैसे लिखें? सर √10 होल स्क्वायर. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, परफेक्ट। इसको √10 लिख लें और उसका स्क्वायर कर लें, पता है ना √10 का स्क्वायर 10 हो जाता है। तो हमें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। पहला वाला नंबर तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, अब 10 को होल स्क्वायर फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं, तो √10 बना के होल स्क्वायर कर लेंगे। तो यहां बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस
बी। अब इसको जब 0 के इक्वल रखोगे बारी बारी तो x की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, +√10, और यहां से क्या मिलेगा, -√10। ये हमारे जीरोस निकल जाएंगे। अब मैं ये बताता हूं कि अगर a और c दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो क्या होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, mx, कोई तीसरा पॉलिनोमियल है mx, x² + 16 है। कोई मुझे इसको फैक्टराइज करके बता दे। a² + b² का कोई फॉर्मूला होता है फैक्टराइज करने का, 2 ब्रैकेट बना सकते हैं कैसे भी। एनीबॉडी? नहीं बना सकते, मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा परेशानी होगी। देखो इसको हम फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, इसको हम फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, तो एक काम कर सकते हैं, 16 को वहां ट्रांसपोज कर ले। अब x² - 16 आ गया। तुम्हें याद होगा रियल नंबर की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, दोज नंबर हुज स्क्वायर्स आर पॉजिटिव, बताया था रियल नंबर की डेफिनेशन। ऐसे Yes, नंबर्स sir. जिनका स्क्वायर क्या होता हो, पॉजिटिव होता हो, वही रियल होते हैं। जिन नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव आता हो वो रियल नहीं होते, बताया था। यहाँ देखो x का स्क्वायर कितना आ रहा है, -16 आ रहा है, मतलब x यहाँ पे रियल नहीं है। अगर यहाँ पे समझ ना आया तो क्या करोगे अगली लाइन में, ये तो करोगे ना, स्क्वायर हटाओगे तो रूट ट्रांसपोज होगा उधर। अब बताओ -16 का रूट निकल जाता है? No, No, sir. sir. नहीं निकलता। ये क्लास 11 में निकालेंगे अगले साल, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसी वजह से ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर दोनों माइनस हो जाए तो भी यही परेशानी आएगी। कैसे? मान लो ये -x² - 16 हो जाए और हमने उसको 0 के इक्वल कर लिया है, तो -x² 16 वहां ट्रांसपोज होके +16 हो गया। अब ये माइनस उधर ले लोगे तो x² = -16 और x = वही सेम चीज फिर से आ जाएगा। तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, मैंने बताया ना a और c अपोजिट साइन के होने चाहिए, तभी ये हमारे सिलेबस में रहेगा, अदरवाइज ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और प्रोसीजर है। यहाँ पे हम a² और लेकिन - -x² तो स्क्वायर होके माइनस हट जाएगा। ना ना, ऐसे नहीं है ना, देखो ये ऐसे नहीं है, ऐसे होता तो माइनस हट जाता, ये ऐसे है। ओके सर। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे नो डाउट स्क्वायर हट जाएगा इस वाले में, बट इसमें नहीं हटेगा। अच्छा, इनको सॉल्व करने का एक और प्रोसीजर है, बस उसमें थोड़ी सी सावधानी लेनी पड़ती है। देखो क्या है वो प्रोसीजर। मान लिया x² - 9 है, इसको हमने 0 के इक्वल कर लिया, क्योंकि पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाते हैं पहले। अब यहाँ पे हम अगर फैक्टराइज करना नहीं चाहते हैं तो x² को 9 कर लेंगे, 9 वहां शिफ्ट हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू √9 आ जाएगी, बट इसमें एक परेशानी है। क्या परेशानी है वो समझो। देखो जब भी हम डिग्री 2 सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे x² डिग्री 2 था, तो रूट जब लगाओगे तो प्लस माइनस साइन लिखना कंपलसरी है। तो कहने का मतलब x की वैल्यू मिलेगी +-3, यहाँ देखो +3 और -3। ये गलती हो जाती है क्योंकि हम बार बार रूट नहीं लगाते हैं। हमें ये पता है कि अगर x की वैल्यू √5 है, 25 इनफैक्ट, तो ये होता है +5 ओनली, -5 नहीं होता है। √25 +5 होता है, -5 नहीं होता है। बट अगर ये चीज ऐसे आ रही हो, x² 25 है और वहां से हमने x की वैल्यू √25 लिखी है, तो यहां पे प्लस माइनस लगाना जरूरी है। तो ध्यान रखोगे यस रूट के आगे कब प्लस माइनस लगाना है, कब नहीं लगाना है। तो अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो डिग्री 1 का, तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो जब भी x² के बाद रूट लगाए हो, प्लस माइनस लिखना एकदम 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 कंपलसरी है। नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिग्री जो होगी वही सेव करेगी हमको। अगर हम डिग्री 2 सॉल्व करें तो 2 रूट्स आने चाहिए प्लस माइनस, और अगर लीनियर सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मान लो x = √9 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, एक ही रूट आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, +3। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ये हो गए कितने केसेस, 3 केसेस। लास्ट केस है 4th, व्हेन a तो 0 होगा नहीं, b 0 नहीं है एंड c भी 0 नहीं है, तो क्या करना, देन ओनली अप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। MTS स्टैंड्स फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अगर a तो 0 होगा नहीं, वैसे b और c दोनों में से कोई भी 0 ना हो, तभी हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, अदरवाइज हमारे पास ये इतने सारे मेथड हैं। ये सब कुछ क्लियर बोलो? Yes, sir. यस सर। उसको अच्छे से Yes, कॉपी sir. कर लो, फर्स्ट सेकंड विद एग्जांपल जितने भी लिखे हैं मैंने, ये राइट साइड वाला भी और ये नीचे का जो भी है, तो लिख लो उसको जल्दी जल्दी, फिर लिख के इन्फॉर्म करो। तो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग बनाओ, एक्सरसाइज पे हम चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स में एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फिर से वही कंसीडर किया, fx इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये पॉलिनोमियल जब भी लिखेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि लीडिंग कोएफिशिएंट कभी भी लीडिंग कोएफिशिएंट a होता है, तो a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और abc रियल नंबर होने चाहिए। ये भी एक छोटी सी बात है, abc कैसे नंबर्स होने चाहिए, तो रियल नंबर्स होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू x² माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। इसके जीरोस निकालने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे। निकालने का प्रोसीजर सबको पता है, तो इसके जीरोस मान लो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4 है। इस पॉलिनोमियल में a की वैल्यू कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -7, और c की वैल्यू कितनी है, तो 12 है। यहाँ पे b की वैल्यू -7 है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने बीच में प्लस लिया है, तो इसको प्लस लेके 7 को माइनस बना के ऐसे करेंगे, इसलिए b यहाँ पे कितना है, 7 माइनस का। अब 3 फॉर्मूले में बताऊंगा। फर्स्ट फॉर्मूला, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब हमारे जीरोस जो भी हैं, एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे रियल नंबर कितने होंगे, एबीसी रियल नंबर्स हैं। इट हैव 2 zeros, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। अल्फा और बीटा ये क्या होते हैं, जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। जैसे इस केस में अल्फा मान लिया 3 और बीटा मान लिया 4, कोई अल्फा को 4 ले ले, बीटा को 3 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं ना, उन्हीं को अल्फा और बीटा कहते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना। क्यूबिक जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे जीरोस को अल्फा, बीटा और गामा भी बोलेंगे, क्योंकि वहां पे 3 जीरोस होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, तो उनको अल्फा, बीटा और गामा बोलते हैं। गामा थर्ड जीरो होता है क्यूबिक का, तो वो जब आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए ध्यान रखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो 2 जीरोस होते हैं उन्हीं को हम अल्फा और बीटा कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अल्फा बीटा निकालना तो हमको पता है, बट कई बार ऐसा होता है कि पॉलिनोमियल देख के हमको इनका सम बताना होता है, अल्फा प्लस बीटा बताना होता है। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती है -b/a। फॉर्मूला नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसकी वैल्यू होती है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, ये होता है c/a। और एक थर्ड फॉर्मूला भी होता है। थर्ड फॉर्मूला में क्या होता है, हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना होता है अगर अल्फा बीटा दिया हो तो। मैं सब बताऊंगा, अभी घबराना मत। fx इज इक्वल टू k टाइम्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं। अब इन तीनों फॉर्मूले को समझते हैं हम लोग कि क्या है ये। मान लो कोई रैंडम पॉलिनोमियल दिया है, यही पॉलिनोमियल ले लेते हैं, fx इज इक्वल टू x² माइनस 7x प्लस 12। अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। अल्फा बीटा चलो मैंने निकाल लिया है, ये 3 और 4 है। किसी ने पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना होगा, तो अल्फा बीटा बताने के लिए इसके जीरोस निकालो फिर ऐड करके बताओ, ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसा ही काम करें। हम सीधा -b/a कर सकते हैं, -b/a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, जरा बताओ कोई, इस पॉलिनोमियल में b की वैल्यू कितनी है, -7। तो एक माइनस b के आगे वाला और b खुद नेगेटिव है, तो ये हो गया -7 और a कितना है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 7। चेक करो इनका सम 7 है ना, तो फर्स्ट फार्मूला मैच कर गया। फॉर्मूला नंबर 2, किसी ने पूछा है अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, इनका प्रोडक्ट बताओ। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें अल्फा बीटा निकालें फिर उसको मल्टीप्लाई करें। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये फैक्टराइज नहीं होता है,
तुम्हें पता है सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व नहीं कर सकते। मैं दिखाता हूँ एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको जरा कोई कर दे मिडिल टर्म स्प्लिट, कोई कर पाएगा इसका मिडिल टर्म स्प्लिट? नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें किसी ने पूछ दिया अल्फा प्लस बीटा, तब तो फंस जाएंगे, क्योंकि जब अल्फा बीटा हम निकाल ही नहीं सकते इस फॉर्मूले से मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो कहां से सम बताएंगे? तो अगर कोई ये सोच रहा है कि अल्फा बीटा का सम बताने के लिए उसको निकालें फिर ऐड करके बताएं, ये काम नहीं करना, सीधा माइनस बी बाई ए कर देना। तो इसमें कितना हो जाएगा, -1/1, मतलब इन दोनों जीरोस का सम होगा -1 और जीरोस का प्रोडक्ट क्या होगा, सी बाई ए, तो वो हो गया 1। तो अल्फा बीटा जो भी होगा उनका सम होगा -1 और उनका प्रोडक्ट होगा +1। बहुत कमाल का फॉर्मूला है ये। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, सी बाई ए, तो यहां लिखते हैं सी बाई ए, फिर उसको चेक करेंगे। अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बाई ए। अब देखो इसमें सी कितना है, तो सी है 12 और ए है 1, ये हो गया 12। इनका प्रोडक्ट देखो 12 आ रहा है, मैच हो रहा है। थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, मान लो तुम्हें उसने ये पॉलिनोमियल नहीं दिया है, जस्ट इमेजिन ये पॉलिनोमियल नहीं दिया है, वो बोला है 3 और 4 किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, बताओ कौन से पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, है ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनके जीरोस 3 और 4 हैं। तो उसका फॉर्मूला ये बनाने का फॉर्मूला है। पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, देखो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। के एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम करो, 3 और 4 कितना हो गया, 7x, इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो ये हो गया 12। देखो वही पॉलिनोमियल आ गया। अब यहां पे जो k है, यहीं पे लिखते हैं k का मतलब, k जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। k का मतलब मैं अलग से बताऊंगा, अभी बस ये समझो k एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे k की वैल्यू 1 हो रही है। k की वैल्यू हम कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट ले सकते हैं। तो fx हमारा क्या हो गया, k अगर 1 है तो उसको हटा सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो अगर अल्फा बीटा दिया हो तो हम पॉलिनोमियल भी फॉर्म कर सकते हैं। सर बट इस फॉर्मूले से तो हम ए निकाल नहीं पाएंगे। ए नहीं निकाल पाएंगे, हाँ ए क्यों निकाल पाएंगे, ए की वैल्यू कुछ भी रहे, ए की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 कुछ भी हो सकती है, बट 0 नहीं होगी, ठीक है। सर तो हमें ये कैसे पता कि k की क्या वैल्यू कब किस टाइम अज्यूम करनी है? देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे इसको बस हटाना है, बाहर जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हटाना है। जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है, उसमें अल्फा प्लस बीटा आ गया 1/3 और अल्फा इंटू बीटा आ गया मान लो 2/3। अब तुमसे कहा गया पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो कैसे करोगे, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/3 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा हो गया 2/3। यहां तक ठीक है, बताओ पहले। यस सर। अब के बाहर है, अंदर का एलसीएम ले लो, 3 हो जाएगा, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब ये जो 3 है वो के नीचे आ जाएगा और पॉलिनोमियल हो गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब तुम खुद सोचो, अगर इस वाले नंबर को हटाना है वहां से, तो k की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। k 3 Yes, लेंगे sir. तभी तो ये हटेगा 1 बन के। तो यहाँ पे k के नीचे कुछ नहीं था, इसलिए हमने k को 1 ले लिया और उसको हटा दिया। तो चाहो तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो k हटा के भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, है ना। तो k की वैल्यू तो अलग अलग k तरीके से, रहना हाँ तो गलत आंसर नहीं होएगा अगर हम k के नहीं उसमें बिल्कुल छोड़ गलत नहीं है, दें? k में ही छोड़ दो, बिल्कुल गलत नहीं है। ओके सर। अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, जो 3 फॉर्मूले बताए हैं ना मैंने, एक्सरसाइज 2.1 में 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड है और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड है। ओके, तो पहले हम ये क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे पहले, उनमें इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैं एक पार्ट करके दिखाऊंगा, फिर बाकी सारे हम लोग देख लेंगे घर पे करना है या होमवर्क देना है, क्या करना है। और इस पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 2, फिर जाके हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगा, उसमें 2 ही क्वेश्चन है। ये बात क्लियर बोलो। यस सर। यस सर। तो ये कॉपी करो बोर्ड पे जो भी है, कॉपी करके इन्फॉर्म करो, फिर हम 2.1 में चलते हैं। सर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा लीनियर होगा ना? लीनियर होगा मतलब ग्राफ लीनियर होगा। यस सर, मतलब सर हाँ अगर जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल सिर्फ 9 है, हम उसे 3 का स्क्वायर लिखे हैं तो वो क्वाड्रेटिक तो बन नहीं सकता।
ना क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा? वेरिएबल का पावर क्वाड्रेटिक डिसाइड करेगा, कांस्टेंट का कोई भी पावर रहे वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये कांस्टेंट स्क्वायर लिखो, 5 का पावर 9 लिखो, वो कांस्टेंट नंबर ही है। डिग्री का कॉन्सेप्ट कांस्टेंट के ऊपर पावर से बनता ही नहीं है, ठीक है। कनेक्ट, यस सर। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल रहेगा, ग्राफ इसका लीनियर बनेगा इस तरीके से। ये y इक्वल टू 9 है ना, तो लाइन वही कल जो डिस्कस किया था। चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूले पे बेस्ड है, और क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मूला नंबर 3 पे बेस्ड है। पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है इसमें। एक्सरसाइज देखो 2.2 क्या कह रहा है, मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी बचे पार्ट्स तुम लोग घर पे ट्राई करोगे। और जो रूल बताया था ना, कब स्प्लिट करते हैं कब स्प्लिट नहीं करते हैं, वही रूल से ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, मेरी कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वे जैसे एग्जाम में करोगे वैसे लिख के दिखा देता हूं, ताकि तुम्हें लिखना कैसे है ये चीज में कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां तक हो गया फर्स्ट पार्ट, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो पहले जीरोस फाइंड करो और फिर कोएफिशिएंट वाला रिलेशन वेरीफाई करो। देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल देखो s में है, तो हम इसको f ऑफ s बना देते हैं। x में होता तो f ऑफ x बनाते, t में होता तो f ऑफ t बनाते। 4s² माइनस 4s प्लस 1। उसके बाद हम a 4 लिखेंगे, b की वैल्यू क्या लिखें बताओ? -4। -4, बहुत बढ़िया। और c की वैल्यू 1। 1। c की वैल्यू मतलब कांस्टेंट टर्म, s जिसमें ना हो। पॉलिनोमियल में s हमारा वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। अब जीरोस फाइंड करने के लिए a भी है, b भी है, c भी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 को हमने 0 के इक्वल कर लिया, क्योंकि जीरोस निकालने हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट आई होप सबको आता है, तो मैं बिना डिस्कस किए आगे बढ़ रहा हूं। ये -2s प्लस 1, पहले दोनों टर्म्स में 4 नहीं 2s कॉमन, तो ये हो गया 2s माइनस 1, फिर -1 कॉमन तो 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले फैक्टर को 0 करो, 2s माइनस 1 0 किया तो 2s की वैल्यू 1 आ गई, s की वैल्यू 1/2। इसको हमने मान लिया अल्फा, तो अल्फा हो गया हाफ। दूसरे फैक्टर को 0 करो, सेम ही है, तो यहां से भी s की वैल्यू सेम आएगी, इसको हमने मान लिया बीटा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पहले वाले को अल्फा दूसरे वाले को बीटा, हम दूसरे वाले को अल्फा पहले वाले को बीटा भी मान सकते हैं, बट एक को अल्फा एक को बीटा जरूर मानना, ठीक है। क्वाड्रेटिक के जीरोस अल्फा और बीटा होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल लिए। अब देखो वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन बहुत ध्यान से देखोगे, यहां लिखोगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हमें कितने फॉर्मूले वेरीफाई करने हैं? तो 2 फॉर्मूले वेरीफाई करने हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम LHS निकालेंगे पहले, क्योंकि वेरिफिकेशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा हाफ और हाफ है, इन दोनों का सम कर लो, कितना आ गया 1। और इसका राइट हैंड साइड कितना है? -b/a, तो -b/a यहां से निकालेंगे। माइनस b की वैल्यू -4, a की वैल्यू भी 4, माइनस माइनस प्लस 4/4 1, देखो दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिखो हमने फर्स्ट वाला वेरीफाई कर लिया। बी पार्ट सिर्फ 2 ही वेरीफाई करने हैं, थर्ड वाला फॉर्मूला वेरीफाई नहीं करेंगे। तो इसका LHS कितना है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2, अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास, ये हो गया 1/4। और इसका RHS है c/a, c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है। यहाँ देखो ये भी 1/4 1/4, ये भी इक्वल आ गया। जब दोनों इक्वल आ गए उसके बाद रिजल्ट लिखोगे हेंस वेरीफाइड। इसमें एक गलत मेथड बच्चे यूज करते हैं वेरिफिकेशन में, वो देख लो, ये काम नहीं करना। जैसे मान लो पहला वाला वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, वो दोनों साइड में वैल्यू एक ही लाइन में रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं हाफ, यहाँ पे रख देते हैं हाफ, इक्वल टू लगा लेते हैं, फिर यहाँ -4, यहाँ 4, इसको ऐड किया 1, इसको ऐड किया 1, लिख देते हैं वेरीफाइड। ये काम करोगे कट जाएगा पूरा। सर, हाँ सर स्कूल में टीचर ने ऐसे कराया। वो लोग कराएंगे, मुझे कोई कमेंट नहीं करना उनपे, क्यों ऐसे नहीं करना है। देखो इसने लिखा है वेरीफाई करो,
यहाँ कोइंसिडेंटली वो लास्ट में इक्वल आ रहा है, बट वेरिफिकेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि इक्वल ही आएगा, वो इक्वल नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मान लो कोई और चीज वेरीफाई करनी है, कोई तुमको कहे a प्लस बी का होल स्क्वायर वेरीफाई करो, a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर। अब तुम दोनों साइड पे वैल्यू रखो, यहाँ पे 1 रखो, यहाँ पे 4 रखो, हिट एंड ट्रायल मान लो कर रहे हो, तो यहाँ 1 स्क्वायर लिखा, यहाँ 4 इंटू 1 इंटू 4 जो भी है, और ये 4 स्क्वायर रखा, ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा। तो यहाँ देखोगे 25 नहीं आ रहा है, मान लो 28 आ गया, तुम यहाँ तो क्रॉस करोगे क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अब सोचो उसके पहले तुमने क्या कर दिया है, इक्वल लिखते आ रहे हो, इक्वल लिखते आ रहे हो ना, तो पूरा नहीं कटेगा। नीचे अगर इक्वल नहीं है तो ऊपर कैसे चेंज करोगे, तो बेटर है ना LHS अलग निकालो, राइट हैंड साइड अलग निकालो, दोनों इक्वल है तो बोलो इक्वल है, नहीं इक्वल है तो बोलो फॉल्स है। ऐसी परेशानी में पड़ना क्यों, क्योंकि जो चीज वेरीफाई करने को आएगी वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है लास्ट में इक्वल ही आए। ये बात समझ में आ रही है, बहुत छोटी सी बात है बट बहुत बड़ा पॉइंट है। जो भी वेरीफाई करने को आता है ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि लास्ट में इक्वल आए। यहाँ पे इक्वल आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे ऐसा भी सिचुएशन मिलेगा जहां पे वो इक्वल नहीं आता है, तो वहां क्या करोगे, फंस जाओगे ना आगे जाके। ये क्लियर है, बोलो। यस यस। तो वेरिफिकेशन का काम जब भी करना है, हम लेफ्ट साइड अलग निकालेंगे, राइट साइड अलग निकालेंगे, फिर इन दोनों वैल्यूज को ऑब्जर्व करके देखेंगे कि इक्वल है कि इक्वल नहीं है। तो वेरिफिकेशन इस तरीके से ही करना है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। ये फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लो। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स बचे हैं, शायद इसमें देखो जरा बुक से कितने पार्ट्स हैं, कोई देख के बताओ। सर इसमें 6 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स फिर होमवर्क हो गए। हाँ, तो सेकंड पार्ट हमने कर लिया, अब बचा है 1, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। ये 5 पार्ट्स हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है। अगली क्लास पे जब हम मिलेंगे तो इनमें से कोई परेशानी अगर आती है किसी पार्ट में, करना बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने किया अभी, बिल्कुल वैसे ही करना है। और सब में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा, जो कॉन्सेप्ट बताया है ना मैंने आज, कब मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, कब फैक्टराइज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करना है, कब x कॉमन करना है, वो सारा ध्यान रखना, एक बार पढ़ लेना पहले उसको, और इन 5 क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना, और जब हो जाए तो वेरीफाई करना जैसे मैंने बताया है। अगली क्लास पे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम फॉर्मूला नंबर 3 सीखेंगे, पॉलिनोमियल फॉर्म करने वाला, ठीक है, और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अगली क्लास पे करेंगे। तो अभी यहीं पे रखते हैं, हम लोग अगली क्लास पे मिलेंगे। ओके। यस सर।